मेरे साथ जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब हैं। इंजीनियर साहब, जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक या आतंकी हमला जो है ये हो रहा है, होने के बाद से मुल्क में जो माहौल है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस्लाम के साथ जोड़ा गया है इन चीज़ों को। जी, पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है, अफ़सोसनाक है और बहुत ही इनह्यूमन और अमानवीय घटना है। और उसकी हम बार बार मज़म्मत कर चुके हैं, उसको कंडेम कर चुके हैं। और इसके पीछे जो भी लोग हैं और जो ताकतें हैं या जो इसके पीछे इसको मॉनिटर या कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों की जांच हो और उसके बाद ऐसे लोगों को सख्त और कड़ी सज़ाएं मिलनी चाहिए। हम इस घटना में जितने लोग मारे गए हैं उनके साथ भी हमदर्दी का इज़हार करते हैं। और अभी पूना में मैं गया था तो वहाँ भी एक विक्टिम फैमिली से हम उनके घर जाकर मिलकर आए, उनकी मरने वालों की वाइफ और उनकी बेटी के साथ इज़हार हमदर्दी किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ संगठन, कुछ तंजीमें, कुछ चैनल्स और कुछ सरकारी लोग भी इस पूरे घटना को एक सांप्रदायिक रुख देने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे घटना को मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत फैलाने का एक ज़रिया वो बना रहे हैं। और उसके ज़रिए से जो हेट पॉलिटिक्स और नफ़रत की राजनीति का जो सिलसिला पहले से जारी है वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो इस घटना की आड़ में सांप्रदायिक एजेंडा को बढ़ा रहे हैं, नफ़रत को बढ़ा रहे हैं, वो दरअसल मुल्क और मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो जो टेररिस्ट जिन्होंने ये हमला किया और जिनके बारे में ये बताया गया कि उन्होंने मज़हब पूछकर लोगों पर गोलियां चलाई है, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उनका मंशा भी इस मज़हबी मुनाफ़रत को बढ़ाना या उसको और ज़्यादा हवा देना उनका मकसद नज़र आता है, जिस तरह से ये वाक़या किया गया है। और यहाँ जो लोग नफ़रत के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं इस घटना को लेकर, वो एक तरह से उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं जो टेररिस्ट जो है वो बढ़ाना चाहते थे, उसमें मददगार हैं। तो ऐसे लोग जो नफ़रत के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को रोक लगाए और ऐसे लोग जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। आप देखते हैं कि उसके बाद से कई राज्यों में कश्मीरी स्टूडेंट्स पर, मुस्लिम स्टूडेंट्स पर हमले हुए हैं और कई दूसरी जगहों पर मुसलमान जो रोड पर, सड़क पर बेचने वाले और सब्ज़ी बेचने वाले और उन लोगों को निशाना बनाया गया है। तो ये जो पूरे मुल्क में एक किस्म की नफ़रत इस मौके पर, जबकि इस मौके पर पूरे देश को, देश के सारे आवाम को, हर मज़हब के लोग इस मामले पर मुत्तहिद हैं और इसने सब लोगों को मुत्तहिद करके दहशतगर्दी का मुकाबला करने की जहाँ ज़रूरत है, वहीं कुछ लोग हमारे देश को आपस में, समाज को आपस में बांटने का जो काम कर रहे हैं वो देश के और समाज के ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ इस मौके पर हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है, इस घटना में इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार से सवाल किया जाना चाहिए और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। बॉर्डर और एलओसी से 300 किलोमीटर की दूरी तक टेररिस्ट कैसे आ गए? क्या इतनी दूरी पर हमारी सिक्योरिटी, हमारी एजेंसियां और हमारी खुफिया एजेंसियां और हमारी फ़ोर्स जो लाखों की तादाद में कश्मीर में मौजूद है, उनके होते हुए कैसे टेररिस्ट जो है वो वहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को इतनी आसानी से अंजाम दिया? और उस जगह पर कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था और 1 डेढ़ घंटे तक वहाँ पर कोई पुलिस या फ़ौज के लोग वहाँ नहीं पहुँच सके। तो ये आखिर किसी की ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम सरकार बनाते हैं और सरकार की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो हमारी सीमाओं की रक्षा करे, वो हमारे नागरिकों की जान और माल की हिफाजत करे,
लेकिन अगर वो इसमें नाकाम होती है तो इसमें उनसे सवाल किया जाना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, ऐसे अफ़सरों के ख़िलाफ़, फ़ौज के लोगों के ख़िलाफ़ या सरकार में बैठे हुए जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी तय नहीं होगी तो आगे इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। तो जो टेररिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और उनको उन सख्त से सख्त जो है उनको जवाब मिलना चाहिए, लेकिन हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है उसको हम दबा नहीं सकते। और जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको आप देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं आप उनको उनके ख़िलाफ़ केस दायर कर रहे हैं। तो ये जो तरीक़ा है ये एक डेमोक्रेसी में अच्छा तरीक़ा नहीं है। इस मौके पर सारे देश के लोगों को, सब धर्म के लोगों को जो आज एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ये एकता का एक मैसेज सबने दिया है। ऐसे में जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं मज़हब की बुनियाद पर, उनको रोका जाना चाहिए। केंद्र सरकार या मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, कास्ट सेंसस की जो बात की जा रही थी, ज़ात पात पर मबनी मर्दमशुमारी के लिए फैसला कर लिया गया है। इसको जमात इस्लामी कैसे देखती है? जमात इस्लामी हिंद इस कास्ट बेस्ड सेंसस की बहुत पहले से डिमांड करती आई है, मुतालबा करती आई है और जो लोग इसका मुतालबा कर रहे थे उसकी हम तायीद करते आए हैं। हम समझते हैं कि भारत जैसे बड़े देश में जहां कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है और एक बहुत बड़ी आबादी बैकवर्ड है, तो देश की प्लानिंग के लिए और जो दबे कुचले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ गए हैं, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, इसकी प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और आज भी इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हमारे देश में कास्ट की बुनियाद पर भी भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। लोअर कास्ट के लोगों को आज भी उतना सम्मान और उनके जो जायज़ अधिकार हैं वो नहीं मिलते। आज भी हमारी तरक्की का और हमारे डेवलपमेंट का जो बड़ा हिस्सा है वो उन तक नहीं पहुंचता जो दबे कुचले और कमज़ोर लोग हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो नाबराबरी है, ये हमारी संविधान की जो बुनियाद है और जिसमें 4 वैल्यूज़, जिसमें से एक वैल्यू इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स है, उसको कमज़ोर करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस का जो ऐलान हुआ है इसका हम वेलकम करते हैं। पहले हमारी हुकूमत इसके ख़िलाफ़ थी और इसको किसी तरह से भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन शायद अब हुकूमत को, हमारी केंद्रीय सरकार को ये एहसास हो गया है कि इसको अब टाला नहीं जा सकता और मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है। लेकिन हम इस कॉशन के साथ कि ये जो सर्वे हो, सेंसस हो, ये बिल्कुल पारदर्शी हो, ये ट्रांसपेरेंट हो, ये निष्पक्ष हो और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो। इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश करने के बजाय जो कमज़ोर लोग हैं और जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको उनका जायज़ अधिकार और जायज़ हक़ और जायज़ शेयर जो है वो मिले। इस पहलू से ये सर्वे कराने की और करने की आवश्यकता है। इस सर्वे के बाद जिस तरह से बात की जा रही है कि मुसलमानों की भी कास्ट सेंसस की बात सामने आ रही है और वो की जाएगी, इससे क्या लगता है जमात इस्लामी को कि कितना फ़ायदा गरीब मुसलमानों को या जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको होने वाला है? देखिए, ये एक बहुत ही गलत और झूठा प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों में कोई कास्ट सिस्टम है या मुसलमानों में कास्ट के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या मुसलमानों में कास्ट की बुनियाद पर लोग आगे और पीछे हैं। अब थोड़ा बहुत फ़र्क तो पूरे सब लोगों में होता है, किसी समाज में कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ कम हैं, लेकिन जो लोग ये मुसलमानों में कास्ट का एक झूठा परसेप्शन डालना चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि उनके इंटेंशन ठीक नहीं है। और हम समझते हैं कि हम तो सबकी बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों को अलग से क्यों ज़िक्र करना चाहते हैं? हम तो सबकी बात कर रहे हैं कि जो भी दबा कुचला पिछड़ा है, उनकी कास्ट के बेस पे सर्वे होना चाहिए और उनको ऊपर उठाने का जो है वो एक माकूल इंतज़ाम होना चाहिए। जो मुसलमानों का ज़िक्र अलग से करना चाहते हैं, इसका मतलब उनके दिलों में कहीं न कहीं खोट है। लेकिन हम जो बात कहते हैं वो ये कि इस्लाम के मानने वालों में कास्ट का आधार पर कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा
नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन किसी वजह से अगर कुछ लोगों में कुछ लोग पीछे हैं तो उसके लिए माकूल इंतज़ाम किया जाना चाहिए। और वो मौजूद भी है कि बहुत सी कास्ट को जो है ओबीसी में शामिल किया गया और उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसमें अलग से जो ज़िक्र करना चाहते हैं मुसलमानों का, वो दरअसल इसमें एक कम्युनल एंगल को ऐड करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब नहीं है और बहुत मुश्किल से ये हुकूमत एक तरह से मजबूर हुई है इस बात के लिए कि वो कास्ट बेस्ड सेंसस करे। तो अब ये सेंसस सही तरीके से होना चाहिए। आखिरी सवाल कि वक्फ कानून को लेकर बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, आप अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर। अब 5 मई को इसकी सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष जो है, मुस्लिम फरीक जो है, उसकी तरफ से भी अभी कल ही जवाबी हल्फनामा जो है वो दाखिल कर दिया गया सरकार के जवाब आने के बाद। अब आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं, देखिए, इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की एक मुत्तहदा अम्ब्रेला बॉडी है और उसमें सब जमातें और तंजीमें शामिल हैं। जमात इस्लामी हिंद भी उसका एक हिस्सा है। तो जो 3 महीने का अब तक का प्रोग्राम डिक्लेयर किया गया है, उसमें हम पूरी तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। उसके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमारा संगठन पूरी तरह हिस्सा ले रहा है और तीनों पहलू जो है, लीगल और पॉलिटिकल और जो पब्लिक ओपिनियन बनाने वाला जो मैदान है, उन तीनों को सामने रखते हुए हम पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से और लीगल तरीके से हम चाहते हैं कि ये जो नया कानून बना है वक्फ का, ये देश हित में नहीं है, ये संविधान की स्पिरिट के भी ख़िलाफ़ है और ये देश और समाज को कमज़ोर करने वाला है। और मुसलमानों की जो का अधिकार है संविधान में अपनी मज़हबी मामलात को मैनेज करने का, उसको ये कमज़ोर करता है। इसलिए हमारा मुतालबा ये है और हमारी जद्दोजहद और कोशिश रहेगी, जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। जी, शुक्रिया। तो इंजीनियर सलीम साहब ने एक बार फिर दोहराया है कि जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर जो सरकार लेकर आई है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो है ही, उनके हुकूक़ को छीनता है और ये देश या मुल्क की बात कर लें तो उसके भी ख़िलाफ़ है और संविधान में भी इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।